ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जनाब सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स। अब इसका क्या मतलब था कि प्रोसीजर माइट नीड टू यूज सम जनरल पर्पस रजिस्टर। कि आमतौर पर क्या होता है कि प्रोसीजर जो है वो इन जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं टू कैरी इट्स कंपोजिशन और टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर अक्रॉस द प्रोसीजर कॉल। और इन्हीं के दरमियान जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो प्रोसीजर के क्रॉस चल रही होती हैं जब प्रोसीजर कॉल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पुश देयर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर एंड पॉप दैम एट द एंड। और ये भी ज़रूरी होता है कि जनाब आप उसको पुश करो वैल्यू शुरू में और जनाब एंड करो पॉप में। एंड that caller program can be sure that none of its own register value are overwritten। अब हमें यहाँ पर एक रजिस्टर मिलता है ईबीपी रजिस्टर। उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जनाब किसी भी प्रोसीजर के पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए, यानी स्टैक के पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए, अगर बस सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि ईएसपी रजिस्टर कैन बी यूज इन द सिंपल प्रोसीजर। जो अभी हमने ईएसपी रजिस्टर यूज़ किया वो तो एक सिंपल प्रोसीजर में यूज़ होगा, लाइक द अबव सम ऑफ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने ली थी। ठीक है, टू एक्सेस द पैरामीटर ऑन द स्टैक, कि जनाब अगर हमें स्टैक के पैरामीटर को एक्सेस करना हो तो जनाब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ईएसपी रजिस्टर माइट चेंज। अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है प्रोसीजर्स के दरमियान तो जनाब ईएसपी को हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे आ जाएगा ईबीपी रजिस्टर कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ बेस रजिस्टर टू एक्सेसिंग द पैरामीटर ऑफ द स्टैक। और ये ईबीपी रजिस्टर क्या होता है, ये बेस रजिस्टर होता है जिसका काम स्टैक के पैरामीटर को एक्सेस करना होता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल ली हुई है ईबीपी को यूज़ करते हुए कि भाई एक एरे लिया हुआ है, एक एरे कंसीडर कर लिया इन्होंने इंटीजर टाइप का। सही है, तो द फॉलोइंग प्रोसीजर कंप्यूट द सम ऑफ एरे ऑफ इंटीजर। एक एरे कंसीडर कर लिया जनाब, और ये सॉरी, यहाँ पर एक प्रोसीजर को कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि जिसका काम होगा कि एरे के तमाम एलिमेंट्स को क्या करें, सम करें। अच्छा क्लास, पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप सबको असाइनमेंट मिल गया? असाइनमेंट देख लिया आप लोगों ने जनाब? तो हुआ ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोसीजर को कंप्यूट करना है कि जिसका काम है कि एरे के एलिमेंट्स को सम करवाना है आपस में। द फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शन सेव द ओल्ड वैल्यू ऑफ ईबीपी। तो पहली दो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने एक प्रोसीजर बनाया है एरे सम के नाम से प्रॉक। तो पहली ये दो इंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पुश ईबीपी। अब ईबीपी में पहले से कोई एक ओल्ड वैल्यू होगी वो स्टोर करवा ली, वो स्टैक में पुश करवा दी, और इसी ईबीपी में जो स्टैक का जो एड्रेस था वो ईबीपी में स्टोर करवा लिया। तो ईएसपी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इट इज यूज टू एक्सेस द पैरामीटर ऑफ द स्टैक। तो वो क्या है कि उसका एड्रेस इसने ईबीपी को दे दिया, तो न्यू वैल्यू ऑफ ईबीपी हमारे पास ईएसपी की आ गई। अब यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली कि द फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शन save the old value of EBP and assign the value of ESP to EBP. These two instructions are commonly used in the procedure that have their parameter on the stack. ये दो इंस्ट्रक्शन आमतौर पर क्यों इस्तेमाल की जाती हैं कि जब आपके पास स्टैक में पैरामीटर हों। ठीक है, तो द ईबीपी रजिस्टर इज यूज टू एक्सेस द पैरामीटर, और ईबीपी रजिस्टर जो है वो पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, ये बेस रजिस्टर कहलाता है। द फर्स्ट पैरामीटर इज लोकेट एड्रेस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो वैल्यू पुश की थी उसके बाद दूसरी वैल्यू भी स्टैक में पुश की थी, और फिर ई सी एक्स। अब ये ई सी एक्स क्यों लिखा जाता है भाई एरे के अंदर, कि ई सी एक्स जो है वो काउंटर वाइज चलता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एक एरे लेते हैं और लूप से चलाते हैं, तो वो एरे के रैंक के अंदर जो वैल्यू होती है
लूप उतने नंबर उससे एक लेस टाइम तक चलता है ना, 0 से स्टार्ट होके। तो यहाँ पर ECX क्या होता है, लूप की काउंटिंग को हैंडल करता है। अब यहाँ पर देखिए ना, लूप की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एडिशन कब तक के करवाता रहेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ECX को हमने क्या कर लिया, पुश कर दिया स्टैक में, कि स्टैक में किसकी वैल्यू आ गई, सेव ओल्ड वैल्यू ऑफ ECX। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, ESI के अंदर, ESI के अंदर हमारे पास क्या है, ये ESI क्या था, ये एरे के एलिमेंट को पॉइंट करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये ESI की का रजिस्टर जो है वो हम लोगों ने उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में भी पढ़ा था। तो ये EBP प्लस 8 बाइट, तो ये क्या है, ये बेस, ये स्टैक की जो वैल्यू पुश हुई थी ऊपर, उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है और पॉइंट कर रहा है। फिर ECX 12 बाइट 4 से एक्सटेंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ECX, अब दो वैल्यू थी तो यहाँ भी 8 और बाइट, तो जब तीन वैल्यू थी उसको 4 में तोड़ा गया था। यहाँ पर दो वैल्यू तो 8 बाइट और उसके बाद एक्सटेंड कर दिया 4 बाइट से। तो EAX को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सेट सम ऑफ 0। अब उसके बाद ये वाला जो जंप स्टेटमेंट इन्होंने यूज किया ना, इस जंप का क्या मतलब है, जंप जब इक्वल होगा CX 0 के। अब देखो ना, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरे को लूप से C# के अंदर, तो क्या होता है कि लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और लूप एरे डॉट लेंथ करते हैं। तो वो लेंथ क्या पिक करता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने टाइम जो है वो लूप चलता है। जब वो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो जनाब वो जंप कर जाता है। अब जब ये कंडीशन, जब ECX की वैल्यू जब तक के 0 नहीं होगी, तो ये क्या हो चलता रहेगा। तो जब ECX की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जनाब ये लूप कर जाएगा कहाँ पे, जंप कर जाएगा कहाँ पे, L2 के लेवल पे। तो उसके बाद क्या होगा, पॉप होगा, जो ECX पुश होता रहेगा ना यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, पॉप होगा, रिस्टोर द वैल्यू ऑफ ECX, पॉप ESI, रिस्टोर द वैल्यू ऑफ ESI, पॉप EBP, जो भी बेस एड्रेस होगा स्टैक का उसको, उसकी वैल्यू को देगा। और देन उसके बाद EBP की क्या वैल्यू थी, 8 बाइट, तो यहाँ पर रिटर्न किया 8 बाइट के पहले पुश करवाया, देन उसके बाद रिटर्न से हम लोग क्या करवाते हैं, उस स्टैक को खाली करते हैं, सम ऑफ EAX। तो फिर ये रिटर्न कहाँ ले जाएगा, इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, कितने नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, ECX नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा कि, और उसके अंदर यहाँ पर ये वाला लूप भी है, लूप 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फाइनली जब ये वाला लूप ब्रेक होगा तो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएगा L1 पे। L1 पे क्या होगा, सिंपल जो भी स्टैक बना हुआ होगा उसमें एडिशन होती जाएगी, और कितने नंबर ऑफ टाइम होती जाएगी, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एरे के अंदर लूप वाइज चल रहा है, लूप वाइज घूमता जाएगा, ऐड करता जाएगा, घूमता जाएगा, ऐड करता जाएगा। और इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, ESI 4, इट इंडिकेट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, कि पहले को ऐड करेगा फिर नेक्स्ट में पॉइंट करेगा, फिर लूप घूम जाएगा, फिर जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको ऐड कर देगा, तो करता रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स CX। तो फाइनली क्या होगा, फिर ये वाला लूप जब ब्रेक होगा तो फिर एंड क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोसीजर एंड हो जाएगा। तो सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, EAX में आ जाएंगे, आप उसको प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पर इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है उससे। तो EBP प्लस 12 ये टॉप ऑफ द स्टैक है, फिर उससे पहले वाली वैल्यू, फिर सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू ये है ओल्ड EBP वैल्यू। इस तरीके से पूरा स्टैक बना है, स्टैक ग्रो डाउनवर्ड सेव टू द रजिस्टर, और ये उसके पैरामीटर्स हैं। तो array sum procedure also uses the EAX value to accumulate the sum and to hold the result of the procedure, since the result is returned to the EAX register and its value should not be preserved by procedure। अब यहाँ पर ये वाले दो कॉन्सेप्ट हमें C# में भी मिलते हैं। किसी भी अगर मेथड की बात करें तो दो टाइप के मेथड होते हैं, एक रेफरेंस टाइप और एक वैल्यू टाइप।
क्या फ़र्क होता है उसमें? रेफरेंस टाइप या वैल्यू टाइप की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है ना कि हमने एक मेथड बना लिया, उसके अंदर एक पैरामीटर दे दिया। अब जब उस मेथड को जब कॉल करवाते हैं तो आर्गुमेंट में वैल्यू जारी होती है। अब वो वैल्यू अगर हम किसी वेरिएबल के थ्रू दें तो वो क्या होती है, जस्ट सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, लेकिन एक्चुअल जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो वही रहती है जो यूजर ने इनपुट की है। वो मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। बट रेफरेंस टाइप में क्या होता है कि वो उस यूजर इनपुट वाले वेरिएबल के एड्रेस को उठाता है और उस पर मेथड के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, अपडेशन कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाती है उसके बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, मेथड के बिहाफ पर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप मेथड में। अगर हम यहाँ पर, और ये जो हमने पिछले एग्जाम्पल की है ना ये वाली, इसी में ही हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। कैसे कि द एरे सम प्रोसीजर रिसीव द टू पैरामीटर ऑन द स्टैक, कि जनाब एरे सम प्रोसीजर जो है वो दो पैरामीटर उसको मिल रहे हैं स्टैक में, एक EBP 12 और एक 8। यहाँ पर देखिए ना, ये दो पैरामीटर मिल रहे थे, एरे एड्रेस और नंबर ऑफ एरे एलिमेंट, सॉरी ये वाला, हाँ ये दो एलिमेंट। तो जनाब यहाँ पर द फर्स्ट पैरामीटर इज द एरे एड्रेस एंड द सेकंड पैरामीटर इज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला पैरामीटर क्या था, एरे के एलिमेंट एड्रेस, और दूसरा एलिमेंट क्या था हमारे पास, दूसरा पैरामीटर कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एरे के अंदर, उसकी काउंटिंग, ECX, रादर देन द पासिंग द इंटायर एरे ऑन द स्टैक, बजाय इसके कि हम पूरा एरे जो है वो स्टैक के अंदर पास करते हैं, द एड्रेस इज पास ओनली। तो हमने क्या किया कि बजाय हम पूरा एड्रेस एक साथ एरे पास करें, हमने क्या किया कि जनाब उसका एड्रेस सिर्फ पास कर दिया। दिस इज कॉल्ड द पास बाय रेफरेंस। तो मैंने अभी बताया कि जब मेथड कॉल होता है तो उसमें यूजर से जो इनपुट अगर वेरिएबल के थ्रू आएगा तो जनाब रेफरेंस टाइप वो वेरिएबल होगा, उसमें रेफ का कीवर्ड कॉलिंग के दरमियान भी लगेगा और पैरामीटर यानी मेथड की डेफिनेशन में भी लगेगा। तो वो क्या पिक करेगा, वो उसकी वैल्यू को पिक नहीं करेगा, वो उसके एड्रेस को पिक करेगा। जब एड्रेस पिक होता है तो जनाब मेमोरी में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी अपडेट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द पास बाय रेफरेंस बिकॉज द प्रोसीजर यूजेस द एरे एड्रेस नॉट एरे एलिमेंट। सही है ना? तो यहाँ पर इसीलिए इसको पास बाय रेफरेंस कहा कि जनाब यहाँ पर ये एड्रेसेस को यूज कर रहा है, और एड्रेस यूज करने से मतलब ये है कि जनाब वैल्यू पूरी पूरी चेंज हो जाएगी, बजाय इसके कि एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट को उठाता तो वो पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता। सही है ना? तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द एरे एड्रेसेस टू मॉडिफाई द एरे एलिमेंट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जनाब यहाँ पर कि आप एड्रेसेस को यूज कर रहे हो, एड्रेस को मॉडिफाई कर रहे हो, बजाय इसके कि आप एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल द प्रोसीजर दैट रीड एन एरे ऑफ इंटीजर कैन यूज द एरे एड्रेसेस टू स्टोर द रीड वैल्यू। ऑन द अदर हैंड द सेकंड पैरामीटर विच एलिमेंट द काउंट। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने पिछले की भी थी जब हम लोग एरे पढ़ते हुए आ रहे थे। तो वो जो एग्जांपल थी वो किसकी थी, प्योरली पास बाय वैल्यू की थी। हम वैल्यू को मॉडिफाई करते थे, वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे, वहां पे डायरेक्टली ESI यूज हो रहा था जो कि वैल्यू को पिक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस पॉइंटर यूज हो रहा है, बेस पैरामीटर रजिस्टर यूज हो रहा है। सही है, यानी ये वाले रजिस्टर कौन सा, EBP, एक्सटेंडेड बेस पैरामीटराइज रजिस्टर। सही है, जो इसके स्टैक को। अब यहाँ पर अगली चीज क्या है कि भाई लोकल वेरिएबल एंड स्टैक फ्रेम। अब स्टैक फ्रेम को अभी हम लोगों ने पीछे क्या किया, रजिस्टर से यूज किया। अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल से वही वाला काम करके दिखाया हुआ है। प्रोसीजर यूज लोकल वेरिएबल टू कैरी द कंपुटेशन। कि आप जो आपने जो रजिस्टर यूज किए हैं कि उसके बजाय आप
वेरिएबल भी यूज कर सकते थे. इफ ओनली फ्यू सिंपल लोकल वेरिएबल आर नीडेड देन रजिस्टर कैन बी यूज. आप रजिस्टर भी यूज करते हो, लोकल वेरिएबल भी यूज करते हो. इफ द रजिस्टर आर नॉट इनफ then the local variable are located on the stack when the procedure called and free when the procedure return. जब क्योंकि रजिस्टर देखो ना हमारे पास लिमिटेड होता है ना, वेरिएबल में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वेरिएबल बनाओ. तो टेकिंग सम ऑफ द डिजिट इन द स्ट्रिंग. अब एग्जांपल इन्होंने ली है, सम डिजिट procedure input a string of digit and then the computes then compute and return the sum of the string digit. The input string is a local variable stored on the stack. तो यहाँ पे जनाब इन्होंने एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया डीवर्ड टाइप का और उसमें पुश करवा दिया ऑफसेट किसका, सम का. कि अब यहाँ पर जो भी आएगा हो सकता है मल्टीपल वैल्यू आ जाए तो वो एरे बन जाएगा, तो वो स्टोर करवा, वो इसको पुश करवा दिया इसके एड्रेस को, सम वेरिएबल के एड्रेस को स्टैक में पुश करवा दिया. कॉल सम डिजिट, ये मैं प्रोसीजर इन्होंने बनाया हुआ है, ये कॉल हुआ, ये कॉल होके कहाँ चले गया इसमें. फिर उसके बाद वही वाला काम हुआ जो प्रीवियसली देखा कि भाई ई बी बेस पॉइंटर की वैल्यू जो है वो जो ओल्ड थी उसको पुश करवाया, फिर ई एस पी को ई बी पी में मूव करवाया, देन सब्ट्रैक्ट करवा दिया ई एस पी को एलोकेट 20 बाइट. ये 20 का मतलब ये है कि भाई ई एस पी को 20 बाइट एलोकेट कर दिया फॉर द लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल. सही है. और यहाँ पर सेव द जनरल पर्पस रजिस्टर, राइट द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग. यानी सिंपल इन्होंने क्या किया कि जनाब ये दूसरी इंस्ट्रक्शन ली है EDX. आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट के बजाय ऑफसेट उस वेरिएबल का भी दे सकते, तो फिर सिंपल इन्होंने कॉल किया. अब उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, EDX में क्या जा रहा है, लोकल स्ट्रिंग एड्रेस, जो भी 20 बाइट हमने एलोकेट की थी उनका एड्रेस EDX में स्टोर हो रहा है. और हम 20 क्योंकि हमने बाइट एलोकेट की थी तो 20 हमने ECX को एज अ काउंटर के तौर पर यूज कर दिया कि भाई मैक्सिमम 4 टू रीड, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो 20 होंगे. कॉल रीड स्ट्रिंग, यूजर से इनपुट लिया जा रहा है. यूजर से जो भी इनपुट जाता है जनाब वो कहाँ जाता है, सेव द नंबर ऑफ करेक्टर इन ECX, EAX में जाएगा. और EAX किसको भेज रहा है, जितने भी करेक्टर यूजर इनपुट ले रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिख दिया AFFAN, ये 5 इनपुट आ गए. वो 5 के 5 इनपुट किस में गए, ECX में गए करेक्टर वाइज. तो फिर EAX को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, EBX को इनिशियलाइज कर दिया 0 से. तो यहाँ पे लिखा हुआ है EAX used to accumulate sum of digit, BL the part of EBX store 1 digit. फिर लेबल लगाया लूप कि भाई मूव BL EDM मूव 1 कैरेक्टर इनटू BL. अब कैरेक्टर क्या है जनाब, स्मॉल साइज है, तो इन्होंने EDX को EDX जो एड्रेस था उसको BL में स्टोर करवाया. फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा दिया BL को 0 से, इनिशियलाइज करवा दिया, कन्वर्ट करेक्टर टू द नंबर. फिर कंपेयर करवा दिया कि 9 जो है वो BL से कंपेयर हो, चेक इफ BL इज अ डिजिट. ये कंपैरिजन हो रहा है. फिर उसके बाद JA जंप कर जाओ. अब ये जंप की क्या इंस्ट्रक्शन है, इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ द BL इज नॉट डिजिट, जंप कर जाओ अगर जो है वो ये वाली कंडीशन मैच हो रही है. फिर उसके बाद EBX को EAX में स्टोर करवा दो. देन उसके बाद इंक्रीमेंट EDX, ऑफसेट बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट द सम, पॉइंट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. फिर दोबारा से दूसरे कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, दोबारा लूप चलेगा वापस इधर. तो इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा. जितने नंबर ऑफ यूजर ने इनपुट किए होंगे, ECX में काउंटर आ गया तो ये वाला लूप उतना नंबर ऑफ टाइम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. राइट. फिर मूव EBX पैरामीटर एड्रेस ऑफ सम, तो यहाँ पर फिर उसके बाद स्टोर द सम इनडायरेक्टली मूव. फिर यहाँ पर पॉप, ये इंस्ट्रक्शन है पुश और पॉप की. पॉप जनरल पर्पस रजिस्टर, फ्री लोकल स्ट्रिंग
सही है, EBP, और फिर यहाँ पर मूव ESP, फ्री लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल। अब जनाब अगली चीज हमारे पास क्या है कि स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम क्या होता है जनाब, ये हमें कुछ हिरार्की बताई हुई है स्टैक फ्रेम के हवाले से कि द सम डिजिट प्रोसीजर रिसीव वन पैरामीटर ऑन द स्टैक। ये जो सम डिजिट का जो प्रोसीजर था वो हमसे एक पैरामीटर ले रहा था स्टैक में। दिस पैरामीटर इज द एड्रेस ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल्स। और जो भी यूजर इनपुट कर रहा था वो पूरी एक एरे बन रही थी और उसका जो है वो एड्रेस हमारे पास जा रहा था। आफ्टर सेविंग द ओल्ड EBP वैल्यू ऑन द स्टैक, इसी की पूरी डिटेल लिखी हुई है जो ऊपर कोड हुआ है। After saving the old EBP value on the stack and setting the value of EBP register, the third instruction subtract ESP allocate 20 allocate ESP comma 20 allocate 20 byte for the local string variable on the stack। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टू एलोकेट द स्पेस फॉर द लोकल वेरिएबल ऑन द स्टैक वी सिंपली डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द ESP रजिस्टर बाय साइज ऑफ द वेरिएबल इन बाइट। फिर अगली इंस्ट्रक्शन थी वन सब इंस्ट्रक्शन इज सफिशिएंट टू एलोकेट the space for all local variable on the stack। The push instruction then save all the general purpose register on the stack। अब ये पुश यहाँ पे पुश AD का मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर को पुश करती है, और पॉप AD का मतलब ये है कि वो उन्हीं रजिस्टर की वैल्यू को क्या करती है, वो पॉप करती है। Since many of the registers are used, it is convenient to save them all the beginning of the procedure and restore all of them at the end. The area of the stack which is allocate the procedure's parameter return address safe registered local variable called the stack frame। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे थे कि कॉलर पुश द पैरामीटर ऑन द स्टैक, कि जनाब यहाँ पर ये जो है हमारे पास पैरामीटर पास हो रहे थे। ये पहला पैरामीटर प्रोसीजर इज कॉल्ड रिटर्न द एड्रेस पुश ऑन द स्टैक। फिर क्या हो रहा था कि जनाब जब प्रोसीजर कॉल हो रहा था तो स्टैक के अंदर एड्रेस पुश हो रहा था स्टैक। फिर प्रोसीजर सेव ओल्ड EBP वैल्यू ऑन द स्टैक एंड सेट द EBP वैल्यू इक्वल टू ESP वैल्यू। द वैल्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ESP, और फिर लोकल वेरिएबल एलोकेट हो रहा था 20 बिट बाइट का। फिर सम ऑफ ऑल जनरल पर्पस रजिस्टर सेफ ऑन द स्टैक। तो ये पूरी स्टैक फ्रेम इन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि भाई EBP के अंदर ये पैरामीटर आ रहा था, फिर जो रिटर्न हो रहा था एड्रेस, फिर उसके बाद EBP में हम लोग रजिस्टर को सेव करवा रहे थे, लोकल वेरिएबल आ गया था, देन उसके बाद ESP सेव रजिस्टर 32 बिट बाइट। तो ये पूरा एक फ्रेम था जो कि स्टैक फ्रेम। रिटर्न रिजल्ट और प्रोसीजर, ये रिटर्न के बारे में की बताया हुआ कि भाई फिर रिटर्न हो रहा था। अच्छा जनाब, प्रोटो और प्रॉक डायरेक्टिव। देखो कोई भी अगर आप लोग मेथड बनाते हो तो हम लोगों को ये तो पता है कि जनाब ये इसका क्या मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि आप कोई मेथड बनाते हो। प्रोटो का मतलब होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने ली है सम डिजिट प्रोटो। तो प्रोटो के एक बेसिकली वर्ड है प्रोटोटाइप का, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। प्रोटो डायरेक्टिव डिक्लेयर अ प्रोटोटाइप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। अ प्रोटोटाइप स्पेसिफाई द प्रोसीजर नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। तो ये क्या होता है कि स्पेसिफाई करता है जो है वो प्रोसीजर का नाम, और उसके बाद कॉलम के बाद अगर कोई भी पैरामीटर हैं उसकी लिस्ट को डिफाइन करता है। सिर्फ इसको आप लोग समझ लो, ठीक है, थ्योरेटिकल इसको समझ लो। It allow you to call the procedure before defining it। The MESM requires a prototype for each procedure called by invoke statement। अब जब अगर आपने जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इन्होंने सम डिजिट के नाम से एक प्रोटो टाइप बनाया हुआ है मेथड का, और मेथड का नाम एक्चुअल ये है ये। और उसके बाद PTR डी वर्ड, ये PTR का भी एक कीवर्ड हमें मिलता है कि अगर इसको भी मैं अभी इम्प्लीमेंट करवा के दिखाता हूँ कि ये PTR क्या है। लेकिन यहाँ पर अरवाइन, जब आप कोई भी मेथड अगर प्रोटोटाइप के तौर पर बनाओ तो अगर अरवाइन
क्या करता है कि उस मेथड को जब आप कॉल करवाते हो ना तो वो मांगता है इन्वोक स्टेटमेंट, इन्वोक का कीवर्ड मांगता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे ली हुई है कि इन्वोक डायरेक्टिव सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर कॉल बाय अलाउइंग यू टू पास पैरामीटर प्रोसीजर इन द सिंगल स्टेटमेंट, यू कैन इन्वोक सम डिजिट एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो मेथड था वो उसमें प्रोटोटाइप थी, और जनाब उसको कॉल करवाने के लिए आप इन्वोक का कीवर्ड लगाओगे और उसके बाद यहाँ पर ये पैरामीटर लिस्ट है उसकी। मैसम असेंबलर will generate the following equivalent instruction to push offset sum call sum digit। जनाब पीटीआर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल var1 मेरे पास एक वेरिएबल है डी वर्ड, और उसमें मैंने फॉर सपोज 000000 या बल्कि मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने एक वेरिएबल में पुश करवाई, सही है, स्टोर करवा दी। अब यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ मूव ए एक्स कॉमा var1, इज इट ट्रू और नॉट। पीटीआर क्या करता है यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस टाइम मेरे पास ये जो वेरिएबल है वो है डी वर्ड का, जिसमें साइज जो है वो 8 बाइट का साइज है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वाली वैल्यू जो है, अब आपको सबको पता है कि जब भी वेरिएबल किसी भी रजिस्टर में वैल्यू पुश होती है तो क्या मतलब होता है उसका, पुश होने का मतलब जनाब ये होता है कि आप उसमें जो वैल्यू पुश होती है ना तो वो लोअर साइड में होती है। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला काम करने जा रहा हूँ कि ये वेरिएबल मेरे पास 32 बिट का और ये रजिस्टर 16 बिट का है, और मुझे क्या करना है कि रन टाइम पर इसका साइज मुझे चेंज करना है, कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाले जो सेक्शन है ये स्टोर हो जाए इसमें AX में। तो अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर पहले तो टाइप बताऊंगा, इसकी टाइप मैं दूंगा वर्ड और देन लिखूंगा PTR। अब ये वाले इंस्ट्रक्शन करके मैं पहले तो बिल्ड करता हूँ कि क्या ये इंस्ट्रक्शन मैंने सही लिखी है या नहीं। तो अब इस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या कि जब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, या बल्कि इस इंस्ट्रक्शन से पहले मुझे एक इंस्ट्रक्शन अपनी आसानी के लिए लिखनी है, चलो बल्कि नहीं लिखते। ये देखिए क्लास यहाँ पर, अब मेरे पास वेरिएबल क्या था, डी वर्ड का था, और इसमें पूरा 8 बाइट का साइज जो है वो मैंने एलोकेट कर दिया, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब जब ये वाली इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होगी ना तो इसका क्या मतलब होता है, 16 बिट यानी 4 बाइट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले स्पेस को छोड़कर जो बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें मेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठ के आ जाएगी वर्ड की। क्योंकि देखो ना मैंने कहा कि वार जो है वो टाइप क्या है, डी वर्ड है, 32 बिट, और उसको मैं कितना यूज कर रहा हूँ, वर्ड के तौर पर यूज कर रहा हूँ। तो 32 बिट को मैंने रन टाइम पे बना दिया क्या, वर्ड के फॉर्म में। तो जब मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा ना तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो वैल्यू मेरे पास वही रही जो थी, गार्बेज वैल्यू। लेकिन इसमें से जो मेरा लोअर सेक्शन है ना 16 बिट का, वो उठ के वो उसने इसको, ये पीटीआर ने क्या किया, इस पूरे वेरिएबल में से इतने सेक्शन को उठाया, 16 बिट को उठाया और AX में स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे देखें 5 6 7 8 5 यानी 4 बाइट, 4 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट और 16 बिट। तो ये 16 बिट के साइज को उठाया और इसने इसमें मूव करवा दिया। तो पीटीआर क्या करता है कि जनाब वो रन टाइम पे साइज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अच्छा जी, लोकल डायरेक्टिव अलाउ यू टू डिक्लेयर द वन और मोर लोकल वेरिएबल इनसाइड द प्रोसीजर। लोकल डायरेक्टिव क्या करता है जनाब, आपको लोकल वेरिएबल जो कि अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया,
देखा ऊपर कोड को, इट मस्ट बी प्लेस ऑन द लाइन इमीडिएटली प्रोसीजर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुए लोकल डायरेक्टिव क्या कर रहा है कि जो हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे 20 से, पी टी आर वर्ड डी वर्ड, the assembler will compute the total number of byte occupied. The local variable will generate and add ESP minus n instruction to allocate the byte to the stack. You can refer the local variable declared by the local directive name rather than the address inside the procedure. The assembler will substitute the name with its corresponding addresses. भाई फाइनली हमारे पास आखिरी टर्म रह गई, यूज इस डायरेक्टिव। उन डायरेक्टिव को कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल बताई भी है उन्होंने। द यूज इस डायरेक्टिव लेट यू द लिस्ट द नेम ऑफ ऑल रजिस्टर दैट यू वांट टू प्रिजर्व विद इन द प्रोसीजर। जो भी आप लोग प्रोसीजर में रजिस्टर यूज़ कर रहे हो उसको प्रिजर्व करने के लिए this directive tells the assembler to generate the push instruction to save these register at the beginning and generate the pop instruction to restore this register at the end of the procedure. You can couple uses the procedure directive as follows. Some digit procedure uses EX, EBX, ECX, EDX, comma के बाद यहाँ पर सम एड्रेस का यहाँ पर कोई प्रोसीजर है, देन उसके बाद पी टी आर उसको कर दिया डी वर्ड। तो सम डिजिट टू, अब ये एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है, तो सम डिजिट टू डॉट ए एस एम, 2 मिनट दीजिएगा क्लास। सॉरी, तो यहाँ पर मुझे पता भी नहीं चला म्यूट था। चलो खैर, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि भाई एक फाइल इन्होंने बनाई है डिजिट सम डिजिट टू डॉट ए एस एम के नाम से, उसको मॉडिफाई किया तमाम लिंक वगैरह करके। ऊपर इन्होंने जनाब यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाया, एक मेथड बनाया प्रोटो यूज़ करते हुए सम एडर के नाम से, पी टी आर डी वर्ड। देन उसके बाद एक वेरिएबल सम का डिक्लेयर कर दिया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था सम ऑफ एरे की। इन्वोक कर दिया, जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो फिर इन्वोक करते हैं उस मेथड को। देन उसके बाद ये आ गया मेरे पास पैरामीटर। पैरामीटर किस टाइप का लिया था, डी वर्ड का, तो यहाँ पर सम जो है वो डी वर्ड का लिया है, तो ये पैरामीटर को एक्सेस किया। मूव ई एक्स कॉमा सम, जो भी सम की वैल्यू आएगी वो ई एक्स में आएगी। कॉल राइट डेसिमल, कॉल सी आर एल एफ एग्जिट एंड प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर उन्होंने एक्चुअल बनाया है, दिस प्रोसीजर रीड द स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर, स्टोर इट ऑन द स्टैक, accumulate the sum of the string digit और नॉन डिजिट करेक्टर आर इग्नोर्ड। तो क्या करेगा जनाब, आपसे यूजर से इनपुट लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये रीड करेगा कि जो भी डिजिट होंगे उनको सम करेंगे और नॉन डिजिट को इग्नोर कर देगा। रिसीव the address of some variable reference parameter or sum of
स्ट्रिंग डिजिट बाय रेफरेंस। सही है। तो जो हमारे पास सम ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो रेफरेंस पैरामीटर होंगे हमारे पास, और रिटर्न्स में क्या होगा, सम ऑफ स्ट्रिंग डिजिट। जो भी स्ट्रिंग सम होंगे आपस में कॉन्केटिनेट होंगे तो वो क्या होंगे, वो रिटर्न हो जाएंगे इस मेथड में। तो अब इस मेथड की डेफिनेशन में क्या किया हुआ है, सम डिजिट प्रोसीजर यूजेस, इन 4 रजिस्टर को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जनाब आपका यहाँ पर पैरामीटर है पी टी आर डी वर्ड का, लोकल इसको 20 बाइट से एक्सटेंड कर दिया, एलोकेट 20 बाइट स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर उसके बाद यहाँ पर राइट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लिया, ऑफसेट प्रोवाइड किया 20 बिट, काउंटर को 20 असाइन किया कि 20 टाइम जो है वो रीड करेगा, जो भी यूज़र इनपुट होगा वो ई एक्स में जाएगा और ई एक्स में जाके ई सी एक्स में चले जाएगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ करेक्टर इनपुट बाय द यूज़र, तो उसको काउंटर ले लेगा। ई एक्स ई वी एक्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। देन उसके बाद ये वाले लूप चलाएंगे, लूप वही वाला लूप इस्तेमाल होगा, मूव वन कैरेक्टर इनटू बी एल, कन्वर्ट कैरेक्टर टू द नंबर, चेक इफ बी एल इज डिजिट, अगर डिजिट है तो ठीक, नहीं तो वो स्किप कर देगा, और skip instruction skip if the bl is non digit accumulate sum, वरना क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और फाइनली आपको यहाँ पर इंटर द स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम दिस, और उसके बाद जब ये रिटर्न होता है तो इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाता है। तो फाइनली फिर क्या होगा, ये वाला प्रोग्राम आपसे 20 इनपुट लेगा, और 20 इनपुट लेने के बाद क्या करेगा, उनका सम करेगा। अगर वो डिजिट हैं तो ठीक है, उनको कॉन्केटिनेट करेगा, नहीं तो क्या होगा कि उनको इग्नोर कर देगा। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास लैब नंबर 12 और 13 हो गई हैं, और यहाँ पर हमारी टोटल नंबर ऑफ लैब्स जो हैं वो एंड हो चुकी हैं। तो बस